जब सब लोग चले गए तो पोयरो किसी गाने की धुन गुनगुनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कितनी बदकिस्मती है कि वो इतनी समझदार लड़की है, उसने बड़बड़ाकर कहा। मैगन बर्नार्ड, वो कहती है महज अल्फाज ही अल्फाज हैं, और फौरन ये नतीजा अखज़ कर लेती है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो कतई बेमायने है। खुद मेरा ख्याल था कि ये महज तुम्हारी चर्ब ज़बानी है। चर्ब ज़बानी? हाँ, शायद उसने भी ये नतीजा अखज़ किया। तब जो कुछ तुमने कहा उससे तुम्हारा मतलब क्या था? मतलब वही था जो मैंने कहा। खैर छोड़ो इस किस्से को। और हाँ, क्या तुमने देखा कि फ्रैंकलिन क्लार्क दफतन मैगन बर्नार्ड का कितना बड़ा हमदर्द बन गया? किस तरह वो उसके आगे झुका था और उसकी जानिब देखता रहा। और तुमने ये भी महसूस किया कि उसकी इस हरकत पर थोड़ा ग्रे गुस्से से सुर्ख हो गई। और मिस्टर डोनाल्ड फ्रेसर, वो? मैं बीच में बोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुला और थोड़ा ग्रे कमरे में दाखिल हुई। माफ फरमाइए, मैंने खामखा मुदाखलत की, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। मिस्टर पोयरो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो इरादा कर लिया। थोड़ा ग्रे कुर्सी पर बैठ गई और बोलने से पेशतर एक लहजे के लिए उसे कुछ तामुल हुआ, जैसे वो मुनासिब अल्फाज सोच रही हो। मिस्टर पोयरो, बात दरअसल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर क्लार्क ने आपसे ये कहा था कि मैं अपनी ख्वाहिश पर मौजूद मुलाजमत तर्क करके लंदन जाना चाहती हूँ। बिलाशुबा मिस्टर क्लार्क निहायत दर्दमंद और पुरखुलूस शख्स हैं, लेकिन जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है उनकी ये बात सही नहीं। मैं तो इसी मुलाजमत पर कतई रुकने के लिए तैयार हूँ, और ये वाक़या है सर माइकल के नवादरात और उनकी खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक अभी बहुत सा काम ऐसा है जो रुका पड़ा है और वो मुकम्मल होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से लेडी क्लार्क मेरा वहाँ रहना पसंद नहीं करती, और उन्हीं की ये ख्वाहिश है कि मैं जल्द अज जल्द वहाँ से चली जाऊँ। आपको इल्म है लेडी क्लार्क शदीद बीमार है, और डॉक्टर साहिबान उनको जो दवाएं देते हैं उनकी बिना पर लेडी साहिबा का दिमाग सही तौर पर काम नहीं कर रहा। वो हर बात को शक व शुबे की निगाहों से देखती हैं, और अब वो बिला वजह मेरे बारे में इजहार नापसंदीदगी कर रही हैं और इस बात पर मुसिर हैं कि मुझे घर छोड़कर चला जाना चाहिए। ये अल्फाज सुनकर मैं मिस ग्रे के इस्तिक़लाल और जुर्रत की दिल ही दिल में तारीफ करने लगा। किस हौसला मंदी से उसने बगैर लगी लिपटी के असल बात जाहिर कर दी थी, वरना आमतौर पर इस उम्र की मुलाजिम पेशा लड़कियां झूठ बोलने में बड़ी ताक होती हैं। मैं अपने तारीफी जज्बात को दबा न सका और कह ही बैठा, मिस ग्रे, यकीन कीजिए कि आपने हमें ये बात बताकर इंतहाई दयानत और आला हौसलगी का सबूत दिया है। लड़की के गालों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। मैं जानती हूँ कि सच सच कह देना ही हमेशा फायदेमंद होता है। जैसा कि मैंने कहा, मिस्टर क्लार्क नहायत पुरखुलूस और सखी शख्स हैं, लेकिन मैं उनकी सखावत और खुलूस के पीछे पनाह नहीं लेना चाहती। उसके अल्फाज में शदीद नौयत का जोश मौजूद था। क्लार्क के नाम पर उसका चेहरा सुर्ख हो जाता था। मोहतरमा, आप बहुत दयानतदार हैं, पोयरो ने मुख्तसर सा जुमला कहा। जब मुझे इल्म हुआ कि लेडी क्लार्क की ख्वाहिश ये है तो मुझे निहायत सदमा पहुंचा। मेरे तो वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि वो मुझसे इस कदर नफरत करती होंगी। उसके बरक्स मैं ये समझती थी कि वो मुझे पसंद करती हैं। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। बस साहब, यही बात थी जो आपसे कहना चाहती थी। इजाजत दीजिए, अलविदा। मैं उसे नीचे दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया। वापस आकर मैंने पोयरो से कहा, वो बड़ी बुलंद हिम्मत और मुस्तकिल मिजाज लड़की है, और दूर अंदेश भी। पोयरो ने कहा, दूर अंदेश? मैंने हैरत से पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ओ, तुम नहीं समझे। फिर उसने नफी में अपना सर हिलाया और खामोश हो गया। मैं हकीकतन नहीं समझा कि दूर अंदेश से पोयरो का असल मतलब क्या था, लेकिन मैंने इस वक्त जिराह करनी मुनासिब न समझी और कहा, लड़की की खूबसूरती में भी शुबा नहीं और ना उसके खूबसूरत कपड़ों में कोई शक। पोयरो ने जवाब दिया, कमाल है, मैंने तो उसके कपड़ों पर गौर ही नहीं किया। मैं मजीद कुछ कहने वाला ही था कि दफतन उसने मौजू तब्दील करते हुए निहायत संजीदा लहजे में कहा, होस्टिंग, तुम्हें मालूम है अभी कुछ देर पहले यहाँ जो लोग बैठे थे और जितनी बातें उन्होंने की हैं, उनमें कोई बात ऐसी भी है जो बार बार मेरे जहन में गर्दिश कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये मालूम नहीं कि वो बात दरअसल क्या थी। महज एक तासुर समझ लो जो मेरे जहन पर गुजर रहा है, और ये तासुर मेरे जहन को एक ऐसी बात की जानिब ले जाता है जो उससे पेशतर मैंने सुनी है या देखी है या कही है। कोई ऐसी बात जो चर्स्टन में हुई थी। नहीं, चर्स्टन में नहीं, उससे पेशतर। बहरहाल कोई हर्ज नहीं, अनकरीब ये बात रोशन हो जाएगी। एक बार फिर हमें चर्स्टन का सफर इख्तियार करना पड़ा। पोयरो ने फ्रैंकलिन क्लार्क से वादा कर लिया था कि लेडी क्लार्क से मिलने के लिए जरूर आएगा। चुनाचे वक्त मुकर्ररा पर जब हम वहाँ पहुंचे तो निचली मंजिल के कमरे बंद थे, और ऊपर की मंजिल के एक छोटे से सजे हुए कमरे में एक चाको चौबंद नर्स ने हमारा इस्तकबाल किया। क्या आप ही मिस्टर पोयरो हैं? नर्स ने पूछा, और जब मेरे दोस्त ने असबात में सर झुकाकर सलाम किया तो वो बोली, मिस्टर क्लार्क का खत मुझे मिला था कि आप यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। लेडी क्लार्क की सेहत अब कैसी है? पोयरो ने दरियाफ्त किया। पहले की निस्बत अब बहुत अच्छी है, मगर ज्यादा बेहतर नहीं।
दरअसल नया तरीका इलाज शुरू किया गया है, इसलिए लेडी साहिबा के मर्ज की शिद्दत में कुछ कमी आ गई है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि मरीज की हालत अब बेहतर हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि सर माइकल की अचानक मौत से लेडी साहिबा को शदीद सदमा हुआ है। ओह, शायद आपको मालूम नहीं कि लेडी क्लार्क की दिमागी हालत सही नहीं। सदमा हुआ जरूर है, लेकिन इतना नहीं जितना इस वक्त होता जब वो पूरी तरह तंदुरुस्त और होश में होती। अच्छा ये बताइए, क्या मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत थी? जी सर, क्यों नहीं। सर माइकल अपनी बीवी की खतरनाक अलालत के सबब मुतफक्किर रहा करते थे। उन्होंने बीवी के इलाज पर रुपया पैसा पानी की तरह बहाया और खुद अपनी सेहत भी खराब कर ली। मगर क्या? यही कि वो अपनी बीवी से पहले खुद ही अल्लाह को प्यारे हो गए। नर्स ने रंजीदा लहजे में जवाब दिया। ओह, यही बात अफसोसनाक है। मिस ग्रे चली गई या अभी हैं? जी साहब, वो चली गई, और सच पूछिए तो मुझे उनके इस तरह जाने का बड़ा रंज है। मगर बहरहाल ये हुक्म लेडी क्लार्क का था। खुदा जाने वो क्यों इस बात पर मुसर थी कि मिस ग्रे फौरन इस घर से चली जाए। बेचारी मिस ग्रे ने कतन कोई हीलो हुज्जत ना की और चुपचाप यहाँ से चली गई। क्या लेडी हमेशा से ही मिस ग्रे से नफरत करती थी? जी नहीं, ये बात तो नहीं कही जा सकती कि वो मिस ग्रे से नफरत करती थी, बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि लेडी साहिबा उन्हें पसंद करती थी। लेकिन उसके बावजूद ये वाकया पेश आया। ओ, हमें कितनी देर हो गई? आइए, लेडी क्लार्क आपका इंतजार कर रही होंगी। नर्स की रहनुमाई में हम दोनों उस कमरे में पहुंचे जहां लेडी क्लार्क हमारा इंतजार कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर एक ऐसे खातून पर पड़ी जो सूख कर कांटा हो रही थी और उसके बाल सफेद हो गए थे, हालांकि उसकी उम्र 40 साल से जायद न होगी। चेहरे का रंग बेइंतहा जर्द, गालों की हड्डियां उभरी हुई और आंखें अंदर को धसी हुई। उस वक्त वो खिड़की के नजदीक एक आरामदेह कुर्सी पर लेटी थी। नर्स ने तारुफ कराया तो उन्होंने ख्वाब आलूद निगाहों से हम दोनों को बारी बारी देखा, फिर बोली, मिस्टर पोयरो आप आ गए। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पोयरो बोला, ये है मेरे दोस्त कैप्टन हॉस्टिंग। कहिए साहिबान, आपकी मिजाज कैसे हैं? आपने बड़ा करम किया जो तशरीफ लेकर आए। नर्स ने 2 छोटी कुर्सियां लाकर वहां रख दी और हम खामोशी से बैठ गए। कमरे में चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी तारी रही। दफतन लेडी क्लार्क ने एक सर दाह भरी और कहने लगी, मुझे यकीन था कि अपने शौहर से पहले मैं जाऊंगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, वो कभी बीमार नहीं पड़ा। उसकी उम्र 60 बरस थी, लेकिन वो 50 से ज्यादा का मालूम नहीं होता था। चंद सेकंड तक वो चुप रही, फिर दफतन बोली, हाँ अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मैंने फ्रैंकलिन से कहा था और उसने बताया था कि वो आपसे कह देगा। फ्रैंकलिन बेचारा लड़का, बावजूद तमाम दुनिया देखने के वो अभी तक बच्चा ही है। जी हाँ, वो मन मौजी आदमी है, पोयरो ने ज़ेरे लब कहा। हाँ ऐसा ही है, लेकिन नहायत हौसलामंद और बहादुर आदमी है। क्या आपने अभी तक कातिल को नहीं पकड़ा? वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। वो उस रोज जरूर यहाँ मकान के आसपास घूमता रहा होगा। हाँ, उस रोज तो यहाँ सैकड़ों अजनबी फिर रहे थे। अरे हाँ, मैं भूल ही गई, लेकिन इन अजनबियों को वहीं समंदर के किनारे पर रहना चाहिए था। वो घर के करीब क्यों आए? जी नहीं, उस रोज आपके मकान के करीब कोई अजनबी शख्स नहीं आया, पोयरो ने जवाब दिया। ये कौन कहता है? लेडी क्लार्क ने पुरजोर लहजे में अचानक मुतालबा किया और मैंने देखा कि पोयरो ने बेचैनी में कुर्सी पर पहलू बदला। आपके मुलाजमीन और मिस ग्रे, पोयरो ने कहा। लेडी क्लार्क ने सुनते ही फौरन कहा, वो मुकम्मल झूठी है। इस फिक्रे पर मैं तो हैरत से उछल ही पड़ा और कहने ही वाला था कि पोयरो ने घूर कर मुझे देखा। इस असना में लेडी क्लार्क किस कदर जोश और रवानी से बोलने लगी थी। मैंने इस लड़की को कभी पसंद नहीं किया। मेरा खाविंद अलबत्ता उसे बहुत चाहता था। वो कहता था कि ये लड़की दुनिया में अकेली है, यतीम है, बड़ी मेहनती है। बेशक ये सब बातें सच हैं, लेकिन फिर भी ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती। लेडी साहिबा, आपको इस कदर जोश में नहीं आना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, नर्स ने कहा। चुनाचे माइकल की मौत के बाद मैंने उसे हुक्म दिया कि वो फौरन चली जाए। लेडी क्लार्क ने नर्स की परवाह न करते हुए बात जारी रखी। अलबत्ता फ्रैंकलिन ने दबी दबी जबान से उसकी तरफदारी की थी और कहा था कि वो मेरे लिए आरामदेह साबित हो सकती है, लेकिन मैंने फ्रैंकलिन से कह दिया था कि जितनी जल्द वो इस घर से दफान हो जाए उतना ही मेरे हक में बेहतर है। फ्रैंकलिन का क्या है, वो तो सीधा साधा नौजवान है। मैं नहीं चाहती कि वो उस हर्राफा के जाल में फंस जाए। तब मैंने फ्रैंकलिन से ये भी कहा कि तुम्हारी सिफारिश में मैं उसे 3 माह की तनख्वाह जायद देने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं एक दिन के लिए भी उसका घर में रहना बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुनाचे फ्रैंकलिन ने मेरे कहने पर अमल किया और वो चली गई। इस मौके पर नर्स ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन लेडी क्लार्क ने उसे फिर झड़क दिया। तुम चुप रहो, तुम भी उसकी दीवानी हो, बेवकूफ बन रही हो। चलिए जिक्र को जाने दीजिए लेडी साहिबा, मिस ग्रे यहाँ से जा चुकी हैं, नर्स बोली। लेडी क्लार्क ने नफी में कई बार अपने सफेद सर को जुम्बिश दी, लेकिन जुबान से कोई लफ्ज न कहा। दफातन पोयरो आगे झुका और नर्म लहजे में कहने लगा, आप किस बिना पर कहती हैं कि मिस ग्रे झूठी है? उस बिना पर कि वो है ही झूठी।
لیڈی کلارک نے جواب دیا، اس نے آپ کو یہی بتایا نا کہ کوئی اجنبی گھر کے پاس نہیں آیا؟ جی ہاں۔ تب آپ غور سے سنیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کھڑکی سے باہر وہ قطعی ایک اجنبی شخص سے صدر دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ یہ کب کا ذکر ہے؟ اس روز صبح کا جس روز میرا شوہر قتل ہوا تھا، تقریباً 11 بجے۔ اس شخص کا حلیہ کیا تھا؟ بس ایک معمولی آدمی تھا، اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، ایک ملاقاتی یا کوئی پھیری والا سیلز مین۔ جی نہیں، وہ نہایت میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، جیسے تکلیف کی شدید لہر اس کے بدن میں اٹھ رہی ہو۔ پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، برائے کرم آپ جا سکتے ہیں، میں تھک گئی ہوں۔ نرس، ہم نے تعمیل کی اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ راستے میں میں نے پوئرو سے کہا، لیڈی کلارک نے مس گرے اور اجنبی شخص کی گفتگو کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے وہ تو نہایت حیران کن ہے۔ تم نے دیکھا آسٹن، جیسے کہ میں کہتا تھا، گفتگو کے ذریعے ہمیشہ کسی نہ کسی بات کا علم ہو ہی جاتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ مس گرے نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہ اس نے مکان کے پاس کسی اجنبی شخص کو نہیں دیکھا؟ اس کی مختلف وجوہ میرے ذہن میں آتی ہے، پوئرو نے جواب دیا، لیکن ہمیں خواہ دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ براہ راست مس گرے سے دریافت کر لیا جائے، اور فرض کرو کہ ہمیں ایک اور جھوٹ گھڑ کر سنا دے، تب تو وہ جھوٹ بہت دلچسپ اور غالباً مفید بھی ہوگا۔ بہرحال میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس قسم کی لڑکی کیا ایک پاگل قاتل کی ساتھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسا خیال نہیں کرتا۔ لندن تک کا بقیہ سفر ہم دونوں نے نہایت خاموشی سے طے کیا، اور جب ہم پوئرو کی رہائش وائٹ ہیون کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو پوئرو کے ملازم نے اسے بتایا کہ اندر ایک شخص اس کا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے توقع تھی کہ یا تو یہ شخص فرینکلن کلارک ہوگا یا شاید انسپیکٹر جاب، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ڈونلڈ فریسر کا غمزدہ چہرہ دیکھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ پوئرو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈونلڈ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، پوئرو نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا الماری کی طرف گیا، برانڈی کا ایک گلاس پر کر کے لایا۔ ڈونلڈ نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس ختم کر دیا اور رومال سے اپنا چہرہ پونچھنے لگا۔ مسٹر فریسر، پوئرو نے کہا، کیا آپ بیکس ہل سے آ رہے ہیں؟ جی۔ کہیے مس ہیگلے کے بارے میں کوئی کامیابی ہوئی؟ مس ہیگلے؟ فریسر نے 2 مرتبہ تعجب سے نام دہرایا۔ ارے ہاں، وہ لڑکی، وہی کیفے والی۔ نہیں، میں نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی۔ تاہم وہ ایک دم چپ ہو گیا اور بے چینی سے اپنا ہاتھ ملنے لگا۔ خدا معلوم میں کیوں آپ کے پاس چلا آیا، وہ بڑبڑایا۔ مجھے معلوم ہے، پوئرو نے کہا۔ کیا کہا؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم کسی نہ کسی شخص کو کوئی خاص بات بتانا چاہتے تھے، اور تم صحیح جگہ پر آئے ہو۔ مجھ سے بہتر کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔ جلدی بتاؤ وہ کیا بات ہے۔ ڈونلڈ چند لمحے تک سوچتا رہا اور پوئرو کو تکتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مسٹر پوئرو، کیا آپ کو خوابوں کے بارے میں بھی کچھ علم حاصل ہے؟ یہ فقرہ سن کر میں ششدر رہ گیا اور دل میں مجھے یقین ہو گیا کہ اپنی محبوبہ کی موت سے اس نوجوان کا دماغ چل گیا ہے۔ البتہ پوئرو نے اس پر قطعاً تعجب کا اظہار نہ کیا۔ ہاں ہے تو صحیح، پوئرو نے کہا۔ ہاں تو تم نے کیا خواب دیکھا؟ مسٹر پوئرو، میں سخت پریشان ہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ خواب دیکھنا ایک انسان کے لیے فطری امر ہے، لیکن جو خواب میں نے دیکھا وہ کوئی معمولی خواب نہ تھا۔ اچھا؟ جی ہاں، ایک ہی خواب میں متواتر 3 راتوں سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ خدا کی پناہ، کیا میں پاگل ہو جاؤں گا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ ڈونلڈ فریسر نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، عین اپنی آنکھوں کی سیدھ میں ٹکٹکی باندھے کوئی غیر مرئی شے گھور رہا تھا، اور مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس وقت وہ 100% پاگل دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے کہ میں نے کہا، خواب کا یہ منظر روزانہ ایک ہی ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں بیکس ہل میں سمندر کے کنارے بیٹی برنارڈ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ گم ہو گئی ہے، صرف گم، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہے کیونکہ اس کی پیٹی میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں۔ یہ پیٹی میں اسے دینا چاہتا ہوں، اور پھر خواب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میں بیٹی کو تلاش نہیں کر رہا، وہ میری نظروں کے سامنے ہے، کنارے پر بیٹھی ہے، وہ مجھے آتا ہوا نہیں دیکھتی۔ میں اس سے آگے نہیں بیان کر سکتا۔ بتاؤ پھر کیا ہوا؟ پوئرو نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا۔ پھر میں اس کی پشت کی جانب سے آتا ہوں، وہ میرے قدموں کی آہٹ بھی سن رہی ہے۔ پھر میں اس کی گردن کے گرد وہی پیٹی ڈال دیتا ہوں اور اسے گرا لگا کر کس لیتا ہوں۔ اس کا دم گھٹ جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے۔ میں اس کا گلا گھونٹ دیتا ہوں، اور پھر جب اس کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک جاتا ہے تو میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ اف خدایا، یہ بیٹی برنارڈ کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ میگن برنارڈ کا چہرہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ڈونلڈ فریسر چپ ہو گیا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اس اثنا میں پوئرو نے برانڈی کا ایک اور گلاس پر کر کے اسے دیا۔ مسٹر پوئرو، بتائیں اس خواب کا آخر مطلب کیا ہے، اور یہ مجھے ہر رات کیوں دکھائی دیتا ہے؟ پہلے یہ برانڈی پیو، پوئرو نے اسے حکم دیا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔
پھر پرسکون آواز میں بولا, آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے قتل نہیں کیا. پوئرو نے کیا جواب دیا میں یہ نہ سن سکا, کیونکہ اسی لمحے باہر دروازے پر ڈاکیے کی مانوس دستک سنائی دی اور میں خود بخود اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. لیٹر باکس میں ہاتھ ڈال کر جو شے میں نے برآمد کی اسے دیکھتے ہی ڈونلڈ فریسر کا پرسرار خواب اور لرزتا ہوا چہرہ میرے ذہن سے غائب ہو گیا. میں بے تحاشا بھاگتا ہوا کمرے میں آیا. پوئرو, میں نے حلق پھاڑ کر کہا. آ گیا وہ چوتھا خط. یہ سنتے ہی پوئرو نے میرے ہاتھ سے خط لے لیا, جلدی سے لفافہ چاک کیا اور خط کا کاغذ نکال کر میز پر پھیلا دیا. ہم تینوں نے بیک وقت میز پر جھک کر خط کا مضمون پڑھا. مسٹر پوئرو, ابھی تک کامیابی کے کوئی آثار نہیں. توبہ توبہ, آخر آپ اور پولیس والے کر کیا رہے ہیں؟ خیر خیر, اچھا اب فرمائیے تفریح کے لیے کہاں چلیں گے؟ مسٹر پوئرو, سچ پوچھئے تو آپ کے لیے مجھے نہایت افسوس ہے. اگر آپ اول بار کامیاب نہیں ہوئے, نہ صحیح, ٹرائی اگین, ٹرائی اگین. ارے صاحب, ہمیں تو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. اب کہاں چلیں؟ ٹیپیرری؟ ارے نہیں صاحب, یہ لفظ تو ٹی سے شروع ہوتا ہے. میرا خیال ہے قتل کی اگلی قسط ڈونکاسٹر میں واقع ہوگی 11 ستمبر کو. الوداع, ABC.